बहू और बेटी में फर्क। रोहतक में रहने वाली सुरेखा देवी के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वो माँ से सास बन गई। वो अपनी बहू बिनीता और बेटी इशिता में फर्क किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह। अरे ओ महारानी, कहाँ मर रही है? सुबह के 7 बज गए मगर बहू रानी के पाँव रसोई घर में नहीं पड़े। आ गई माँ जी। वो कल रात अनमोल जी बहुत देर से घर आए थे, इसीलिए रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। चुप कर करमजली, अपना दोष मेरे बेटे पर मढ़ती है। हाँ, अरे अब मुझे निहार क्या रही है नाशपीटी? जाकर मेरे लिए चाय बना। सवेरे सवेरे सर में दर्द कर दिया। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाती हूँ। बिनीता के लिए ये पहली बार नहीं था। उसे हर दिन यूं ही अपनी सास की जली कटी बातें सहनी पड़ती थी। कुछ देर बाद, अरे कहाँ रह गई कामचोर? अरे चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी बना रही है? ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अभी सुरेखा अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती हुई चाय की चुस्कियां ले ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी इशिता अंगड़ाई लेते हुए बाहर आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे उठ गई मेरी प्यारी बिटिया रानी। पर ये क्या, मेरी बिटिया रानी का चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि माँ, मेरे सारे स्वेटर पुराने हो गए हैं। आई नीड सम मनी माँ। बस इतनी सी बात? ये ले मेरी लाडो रानी, ये लॉकर की चाबी ले जा और अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग कर लेना। वो माँ जी, मेरे पास भी सिर्फ एक ही सर्दी का स्वेटर है। अगर एक आधा स्वेटर और मंगा देती तो मेरी भी सर्दी कट जाती। बोली रे बोली, बहुरानी बोली। पता था मुझे कि तू बीच में जरूर टोकेगी। अरे मेरे पास क्या पैसे के पेड़ लगे हैं? जो है उसी में काम चला। सुन लिया ना आपकी सासू माँ ने क्या कहा भाभी? जो है जैसा है उसी में गुजारा भत्ता चलाओ। ऐसे ही समय बीतता है जिसके साथ सुरेखा का बहू बेटी का फर्क बढ़ता चला जाता है। एक शाम, अरे ओ बहुरानी, ये सायरा बानो बन के कहाँ जाने का इरादा है? वो माँ, दरअसल मैं सुरेखा को उसके मायके लेकर जा रहा हूँ। बेचारी कई महीनों से अपनी माँ से नहीं मिली ना। अरे बेटा बावरा हो गया है क्या? और तू बहू, अरे तेरे मायके में एक पाई की मिठाई तो मिलने से रही, फिर भी तू अपने पति की खिल्ली उड़ाने चली जा रही है। अरे यहाँ खाना कौन बनाएगा? घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस आज की तो बात है, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। माँ, आज के लिए खाना इशिता बना देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अनमोल ऐसा बोल ही रहा होता है कि फोन पर बात करती हुई इशिता कहती है, हाँ हाँ बस निकल रही हूँ। अरे वाह, ये ड्रेस तो मेरी बेटी के बादामी रंग पर एकदम जच रही है। इतिशा, तुम कहीं जा रही हो बेटी? हाँ माँ, आज पल्लवी के घर पर बर्थडे पार्टी है, बस वही जा रही हूँ। सुबह तक ही आऊंगी। हाँ हाँ जा मेरी बच्ची, आराम से आना। बाय माँ। इशिता को जाता देखकर बहू के मुंह पर पड़ी चुप्पी की चपट टूट जाती है और वो बोलती है, वाह माँ जी, मेरी ननद के आधे अधूरे पहनावे के साथ भी आपने उन्हें पार्टी में जाने की इजाजत दे दी और मुझे मेरे मायके जाने के लिए भी मना कर रही है। इतना फर्क क्यों? इसलिए कि वो आपकी बेटी है और मैं बहू, इसीलिए सारी बंदिशें बहू पर ही लगाई जाती है। बहू के जुबान से करारा जवाब सुनकर सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, बेशर्म, अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करते शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने एक बार मना कर दिया तो बस, तू मायके नहीं जाएगी। शादी के बाद बहू की पहली जिम्मेदारी ससुराल को संभालना होता है। अब जाकर रात के खाने की तैयारी कर। ऐसा बोलकर सुरेखा कमरे में चली जाती है और बिनीता रोते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। सुरेखा, अरे ओ सुरेखा, कहाँ बैठी है? इतिशा के कमरे में आजा विमला, वही हूँ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है बिटिया पर। कभी थोड़ा प्यार अपनी बहू पर भी दिखा दिया कर, बेचारी वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग अलापने लगी? कितनी बार बोलूं तुझे विमला कि बहू को ससुराल की बंदिशों में रखने में ही समझदारी है, वरना हर दूसरे दिन उसके कदम मायके में मिलेंगे। और वैसे भी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे जा, तू सास से माँ नहीं बन पा रही तो कहाँ नजर आएगी तुझे बहू में बेटी? खैर छोड़, इतिशा के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। तू बोल तो बात बढ़ाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर घर बार अच्छा हुआ तो चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। ठीक है फिर। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों के बाद इशिता की शादी एक रईस घर में हो जाती है।
और विदाई के समय समधन जी, मैंने मेरी बेटी को फूल के जैसे पाला है, इसका ख्याल रखिएगा और फिक्र मत कीजिए समधन जी। अब आपकी बेटी मेरी बहू है। अब अगर आप माँ बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो इजाजत दीजिए। और इस तरह इशिता अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद माँ जी, चाय पी लीजिए। ले जा अपनी ये चाय, मुझे नहीं पीनी। मेरी बेटी तो तेरे गले का फांस थी ना। जब देखो उसकी खुशियाँ देखकर जलकोकड़ी भाभीियों के जैसे जलती भुनती रहती थी। आज भी जलने को तैयार रहना। आ रही है मेरी बेटी अपनी माँ से मिलने। बहू सास की बात का कोई जवाब नहीं देती। सुरेखा सारा दिन पल के बिछाए अपनी बेटी के आने का इंतजार करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। माँ जी, इतनी शाम हो गई। अगर ननद जी को आना होता तो वो आ चुकी होती। झूठ बोल रही है तू। जरूर मेरी बेटी रास्ते में फंस गई होगी। मुझे उससे बात करनी है। ये बोलकर सुरेखा अपनी बेटी को फोन लगाती है। हेलो इतिशा बेटी, मैं बोल रही हूँ, तेरी माँ। तू आ रही है ना मुझसे मिलने? समधन जी, मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि उसकी सास इंदुमती बोल रही हूँ। मैं इतिशा से बात कराती हूँ। हेलो माँ। बेटी, मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है। तू घर आ जा। माँ, मेरा अभी आना मुमकिन नहीं क्योंकि मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ। और वैसे भी अब वो मायका मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्लीज अब मुझे परेशान मत करना। बाय। अपनी बेटी के ऐसे बर्ताव से सुरेखा के मन में बीते दिनों की छवि उभर आती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा इतिशा ने? तेरी ननद ने अपनी माँ को भुला दिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आज आप अपनी बहू को अपनी बेटी मान लीजिए। मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम खूब गप्पे लड़ाएंगे। बीते दिनों के साथ सुरेखा अपने बहू के मिलनसार व्यवहार में घुल मिल जाती है। वो हर दिन साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते घंटों बातें करती। अब सुरेखा का मन पूरी तरह से पसीज चुका था। और एक दिन, माँ जी, ये देखिए, आज आपकी बहू बाजार से आपके लिए रबड़ी जलेबी लाई है। बहू, तुझे मालूम था कि मुझे ये पसंद है? माँ जी, जिस दिन मैं आपकी बहू बनकर इस घर में आई थी, उस रोज से मैंने आपकी सभी पसंद का तकाजा कर लिया था, क्योंकि मेरे लिए आप सास नहीं माँ है। बस आप ही मुझे बहू से बेटी ना बना सकी। सच बोल रही है तू बहू। अपनी बेटी को प्यार दुलार देने के मोह में मैं ये भूल गई थी कि मैं तुझे बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी। मगर कब सास बन गई समझ ही नहीं आया। पहले दिन से तुझे पराये घर से आने का ताना दिया, आज तू ही मेरे साथ खड़ी है। अब से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये घर तेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। ये सुनकर विनीता की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगती है और बहू बोलती है, शुक्रिया माँ जी, आज आपने इस बहू को बेटी बनाकर वो मान दिया है जिसकी उम्मीद लेकर हर लड़की अपने मायके से ससुराल आती है। कड़वा कथन, मगर एक तरफा निभाए जाने वाले रिश्ते का बोझ अक्सर बीच राह में ढह जाता है। समाज में आज भी ये कहावत है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, मगर क्या सास बहू के लिए माँ बन पाती है? कावेरी बेटी, तुझे मायके आए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। तब से तू ससुराल नहीं गई और न ही दामाद जी एक भी दफा तुझसे मिलने को आए। जाने क्यों मेरा जिया बैठा जा रहा है बेटा। कहीं तुझे ससुराल से भेजने के पीछे तेरी सास की कोई साजिश तो नहीं? ऊपर से तू 6 महीने पेट से है। ये खबर तुझे तेरे पति और सास से साझा कर देनी चाहिए। आज के दौर में दोष लगाने वालों की कमी नहीं है। माँ, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मेरे पति किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते और माँ जी का मन तो हिम के समान श्वेत है। फिर 2 दिन बाद दीपावली पर मैं ससुराल वापस जा तो रही हूँ। मैं माँ जी और प्रवेश को ये खबर वहीं जाकर सुनाऊंगी। ईश्वर करे कि जैसा तू सोच रही है वैसा ही हो, लेकिन कभी कभी सब कुछ जितना सुलझा हुआ दिखता है असल में उतना ही उलझा हुआ होता है। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, इसीलिए तेरा पक्का रंग रूप मुझ माँ के लिए मायने नहीं रखता, मगर संसार और ससुराल के खातिर चेहरे की सुंदरता ही सब कुछ है बेटा। माँ की बातें कावेरी को कुछ पल के लिए उलझन में डाल देती हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और दीपावली का दिन आता है। कावेरी अपना सामान बांधते हुए मायके से विदाई लेकर बोलती है, अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अपना और बाबूजी का ख्याल रखना। शुभ दीपावली। तू भी अपना ख्याल रखना बेटी, संभल कर जाना। इसके बाद वो बहू अपने ससुराल बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाती है।
कुछ ही घंटों के बाद वो अपने ससुराल की दहलीज पर दस्तक देती है। पूरी 6 महीने बाद मैं अपने ससुराल लौटी हूँ। सब कुछ कितना बदला बदला सा लग रहा है। माँ जी, प्रवेश, जेठानी जी सब के सब कहाँ हैं? लगता है सब घर के प्रांगण में दीपावली का उत्सव मना रहे होंगे। सभी मेरे आने की बात से बेखबर हैं। सभी मुझे देखकर दंग रह जाएंगे। आंखों में कई सपने सजाई काली बहू जैसे ही आंगन में आती है तो सभी के सभी दीपावली मना रहे होते हैं। तभी उसकी नजर अपने पति प्रवेश और उसके बगल में खड़ी कायरा पर जाती है। कायरा और प्रवेश को एक दूसरे का हाथ पकड़ता देखकर उसे कुढ़न होती है। वो गुस्से से बिलबिलाती हुई आकर कायरा को दूर करती हुई कहती है, कायरा, ये क्या बेहुदगी है? किस हक से तुमने मेरे पति का हाथ पकड़ा? प्रवेश की पत्नी के हक से। एकदम सही सुना तुमने, प्रवेश मेरे पति हैं। ये सुनकर मानो कावेरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कपकपाती जुबान से कहती है, प्रवेश, तुम चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? यही सच है कावेरी, कायरा मेरी बीवी है। झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। ये सुनकर उस काली बहू की आंखों से धोखे का दर्द आंसू बनकर छलक जाते हैं और वो गुस्से से बिलबिलाती हुई प्रवेश का गिरेबान पकड़कर कहती है, इतना बड़ा धोखा देने से पहले तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? अग्नि के साथ फेरे लेकर सारे समाज के सामने तुमने मुझे अपनी पत्नी बनाया था। आखिर ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में जो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? तभी अचानक उसकी सास दामिनी कहती है, अरे ओ काली कमली, दूर हट मेरे बेटे से। कमी जानना चाहती है तो सुन, तेरी सबसे बड़ी कमी तेरा काला चेहरा है। तेरा काला रूप ग्रहण बनकर रह गया है। इसका मतलब मुझे मायके भेजने के पीछे आप सभी का षड्यंत्र जुड़ा था। तू तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। सुनना चाहती है तो सुन। कुछ समय पहले दामिनी और शमशेर के बीच बड़ी बहसबाजी चल रही है। नहीं नहीं, किसी भी कीमत पर ये काली कमली मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। मैं अपने बचपन के दोस्त को वादा कर चुका हूँ। शमशेर सिंह की जुबान कमान से निकली बाढ़ के बराबर है। कावेरी ही इस घर की बहू बनेगी, बस। ये कहकर प्रवेश का पिता शमशेर चला जाता है। अगले दिन से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और कावेरी बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहाँ दामिनी की बड़ी बहू अनिका बातों के बाढ़ चलाकर कहती है, सच कहूँ माँ जी, तो ससुर जी ने इस काली बैरन के साथ देवर जी का ब्याह रचा के चांद में दाग वाली कथन को पूरा कर दिया। कहाँ देवर जी का गोरा दूधिया चेहरा और कहाँ ये अमावस की काली घनघोर रात। ये सुनकर कावेरी को बहुत बुरा लगता है। तभी दामिनी बात को बदलते हुए कहती है, अरे अनिका बहू, ये क्या बोल रही है? बहू काली हो या गोरी हो, होती तो घर की लक्ष्मी है। बहू, तू थक गई होगी, जाकर आराम कर। ये सुनकर अनिका बुदबुदाते हुए कहती है, ये सासू माँ ने कौन सा सुरताल पकड़ लिया? कावेरी के कमरे में जाने के बाद अनिका कहती है, माँ जी, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी पीछे पछाड़ दिया। अरे बहू, जोश में आकर होश खोने से बनती बात बिगड़ती है। हम इस काली कमली को मीठी छुरी से काटेंगे। 2 दिन बाद ये पग फेरे के रस्म के लिए मायके जाएगी। ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी कि देखने लायक होगा। एक और सास बहू काली बहू के खिलाफ जाल बुन रही थी, मगर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। सुहाग की सेज पर आंखों में सैकड़ों सपने संजोए बैठी काली बहू प्रवेश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी नशे में धुत प्रवेश कमरे में पहुंचता है। अरे, इसका काला चेहरा मेरी आंखों में चुभ रहा है। न चाहते हुए भी मुझे इस बला को 2 दिन बर्दाश्त करना होगा। ये बोलकर प्रवेश बिछावन के एक ओर सो जाता है। कुछ देर यूं ही गुजर जाते हैं, जिसके बाद कावेरी उसके करीब आती है। क्या हुआ जी? आप मुझसे खिंचे खिंचे क्यों हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बस शादी की भागदौड़ में थक गया हूँ, सिर में दर्द है। लाइए, मैं आपका सर दर्द ठीक कर देती हूँ। ये बोलकर कावेरी उसका सिर दबाने लगती है। तभी जोरों की बिजली की कड़कड़ाहट की गूंज से कावेरी डर कर प्रवेश के गले लग जाती है और दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। 2 दिन बाद, बहू, आज तुझे पगफेरे के खातिर मायके जाना है। 2 सिर वाले घर के कृत से बेखबर है। जब भी हमारे घर में कोई नई बहू ब्याह करके आती है तो उसे पगफेरे के बाद 6 महीने अपने मायके रहना पड़ता है, वरना पंडित जी के कहे अनुसार उसके पति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति प्रवेश पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मैं मायके रह लूंगी।
इस तरह कावेरी के चले जाने के बाद अनिका कहती है, माँ जी, मेरी बहन कायरा देवर जी को बहुत पसंद करती है। उसका और देवर जी का मेल बहुत बेहतर होगा। एक बार इनका ब्याह हो गया तो वो काली बैरन अपने आप रास्ते से हट जाएगी। माँ मैं भी कायरा को पसंद करता हूँ। तो फिर देर किस बात की, अब तो चट मंगनी पट ब्याह होगा। और इस तरह प्रवेश कायरा से शादी करके अपनी काली बीवी को धोखा देता है। प्रवेश, अगर मेरा काला रूप तुम्हें इतना चुभता था तो उस रात तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए था। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। ये सुनकर कायरा प्रवेश को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और कावेरी के बीच पति पत्नी का रिश्ता बना ही नहीं था, तो ये क्या है? कायरा मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। माफी माय फुट। तुमने सिर्फ इसे ही नहीं, मुझे भी धोखे में रखा। तुम पति के नाम पर लगा धोखेबाजी का धब्बा हो। जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। कायरा के जाने के बाद प्रवेश कावेरी के पैरों में गिरकर कहता है, कावेरी मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। खबरदार, ये सिर्फ मेरा खून है। मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला बच्चा तुम धोखेबाजों की साई में रहकर दगा देना सीखे। मैं तुम्हारी धोखेबाजी के लिए कोर्ट कचहरी का किवाड़ नहीं खटखटाऊंगी। तुम्हारा अकेला रहना ही तुम्हारी करनी की सजा है। इस तरह अंत में प्रवेश की दोनों बीवियां उसको छोड़कर चली जाती हैं। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। शायद यही प्रवेश के धोखे की सजा थी। जहां कायरा प्रवेश को भुलाकर आगे बढ़ चुकी थी, वहीं कावेरी की मांग में आज भी प्रवेश के नाम का सिंदूर सोझे तौर से दिख रहा था। विद्यापति नगर के शहर में शिप्रा अपने पति मोहित के साथ रहती थी। 10 महीने पहले ही मोहित की मां कमला का देहांत हुआ था, जिस वजह से उनका गांव में कुछ नहीं था, तो वो शहर आकर बस गई। एक दिन शिप्रा वैक्यूम क्लीनर से सुबह सुबह घर की सफाई कर रही थी। तभी तस्वीर में से कमला कहती है, हे भगवान, मैं चली गई। मेरी शहरी बहू शहरों के उपकरण का उपयोग करती है। ये डंडे जैसे किस चीज से घर की सफाई कर रही है? झाड़ू कहाँ मर गई? जल्दी से सारा काम हो जाएगा तो फिर मैं पुदीने की चटनी बना दूंगी। मोहित का बहुत खाने का मन था। चलो, ऐसे मेरे बेटे का ख्याल तो है। घर की सारी सफाई करने के बाद वो मिक्सी ग्राइंडर को निकालती है और उसमें पुदीना डालकर चटनी बनाती है। तभी बहुत तेज की गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो तस्वीर में से कमला चुड़ैल सास कहती है, हे भगवान, घर में कैसे गड़गड़ की आवाज आ रही है? अरे मुझे अपनी बहू की बहुत चिंता हो रही है, जरा जाकर देखूं। ये कहते ही चुड़ैल सास उस तस्वीर से निकलकर इस आवाज के पीछे जाती है जहां उसकी बहू मिक्सी ग्राइंडर में चटनी बना रही थी। जब चटनी बन जाती है तो वो कहती है, परफेक्ट, कितनी आसानी से इस ग्राइंडर में चटनी बन गई। आलू के पराठे के साथ उन्हें खिलाऊंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखकर उसकी सास सामने आकर कहती है, अरे बहू, भला ये क्या उपकरण है जिससे तूने पुदीने को 2 मिनट में पीस दिया? जरा चक्कर तो देखूं। माँ जी का भूत मुझे दिखाई दे रहा है। माँ जी, क्या आप यहाँ सच में हैं? हाँ बहू, मैं वापस आ गई। तुम लोग यहाँ हो तो मैं अकेली कैसे रहूं? खैर, मुझे नहीं लगता कि तूने मेरे बेटे के लिए अच्छी पुदीने की चटनी बनाई है। इसकी जगह तू सिलबट्टे पर पीस कर बनाती तो मेरा बेटा इस चटनी को उंगलियों से चाटता रह जाता। ये तो तुझे पता है ना, और मैंने तुझे सिखाया भी था। माँ जी, आप कैसे वापस आ सकती हैं? पहले कम ताने देती थी क्या, जो मरने के बाद भी मेरे पास वापस लौट आई है? आते ही चटनी में कंजूसी निकाल दी। क्या बड़बड़ा रही है बहू? मुझे पता है तुझे मेरा आना पसंद नहीं आया। वो अब माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। जरा चखती हूँ तेरी चटनी। ये बोलते ही चुड़ैल सास चखने के बाद कहती है, हाय हाय, छी छी थुथू। बहू, तूने ये कैसी चटनी बना दी? मेरा बेटा इसे बिल्कुल नहीं खाएगा। उसे लहसुन डालकर सिलबट्टे पर पीसी चटनी पसंद है। जानती है ना, मेरा बेटा देसी है, वो शहरी नहीं है तेरी तरह। आ गई चुड़ैल सास अपनी गाँव के तौर तरीके फिर मुझे बताने। जैसे तैसे तो इससे पीछा छूटा था, अब मेरी जान खाएगी। तुझे मेरी बात नहीं माननी? अब देख, मैं अपने बेटे के लिए चटनी बनाती हूँ। देखते हैं दोनों में से वो किसके हाथ की चटनी खाएगा। ठीक है माँ जी, कर लीजिए कंपटीशन। आपका बेटा अब मेरे हाथ का बना खाना खाता है। तभी चुड़ैल अपने जादू से सिलबट्टे को लाती है और उस पर चटनी पीसकर बना देती है। शाम को उसका बेटा ऑफिस से आ जाता है। वो खाना खाता है तो टेबल पर 2 कटोरी में पुदीने की चटनी भी थी। तभी मोहित कहता है, अरे आज तो तुमने मेरी पसंद का खाना बनाया है
और ये क्या, पुदीने की चटनी 2-2 कटोरी में? अरे 2-2 कटोरी में चटनी क्यों है? वो मोहित, मैंने 2 बार चटनी बनाई थी, दोनों को टेस्ट बहुत अलग है। आप जरा दोनों को चक्कर बताइए, दोनों में से कौन सी अच्छी है? अभी बताता हूँ। ये बोलते ही जब मोहित दोनों चटनियों को खाकर ट्राई करता है तो कहता है, ये तो दूसरी वाली है ना, थोड़ी फीकी फीकी है, और जो राइट साइड वाली कटोरी है वो तो बिल्कुल माँ के हाथ वाली चटनी की याद दिलाती है। आखिर अपनी माँ के बेटे बन ही गए ना। मेरा हाथ का बना तो तुम्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसा ही था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? शिप्रा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? दोनों चटनी है तो तुमने ही बनाई है ना, माँ बीच में कहाँ से आ गई? मैंने तो बस ये बोला कि तुमने माँ जैसी बनाई है। वो तो मैं जानती हूँ ना कि मैंने कौन सी बनाई है और माँ जी ने कौन सी बनाई है। अब मेरी मरी हुई चुड़ैल सास खुश हो जाएगी कि उसका देसी नुस्खा चल गया और मेरा शहरी उपकरण फेल हो गया। तभी हंसती हुई चुड़ैल सास शिप्रा को ही दिखाई देती है और वो दोनों अंगूठों से चिढ़ाते हुए उसे दिखाती है। ला 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 ला, देखा बहू, आखिर मेरा जादू चल ही गया। और वैसे भी मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा देसी है, उसे देसी चीज ही पसंद आती है। तू कितना भी कोशिश कर ले पर उसे शहरी उपकरणों में फंसाकर उसे अपना नहीं बना सकती। माँ जी, ये आपकी गलतफहमी है। इस बार आप जीत जाइए, अगली बार मैं जीत जाऊंगी। शाम को शिप्रा को बहुत गर्मी लग रही थी, तभी एमसी से एसी को ऑन करती है। अरे ऑन क्यों नहीं हो रहा? जरा जोर से एमसी बंद करती हूँ। ये बोलते ही वो जोर से एमसी गिराती है कि बहुत तेज का उसे बिजली का झटका लगता है, जिसके बाद वो मर जाती है और उसकी लाश देखकर मोहित बहुत रोता है। तभी वो चुड़ैल बनकर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी की तरह मैं भी चुड़ैल बन गई। अब मोहित का ध्यान कौन रखेगा? कितना रो रहे हैं वो मेरे लिए। बहू, ये तूने क्या कर लिया? एसी चलाना जरूरी था क्या? मुझे पता है तुझे शहर की हवा लग गई है, इसलिए तूने एसी चला लिया। देख ले कितना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे बेटे का क्या होगा अब? और तू उससे दूर हो गई सो अलग। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। शहरी उपकरणों से दूर रहो तो ही अच्छा है। इस वजह से अब मैं मोहित जी से दूर हो गई। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी भी उनका बहुत ख्याल रखूंगी और ध्यान रखूंगी। तू कहती है तो ठीक है। कुछ देर बाद चुड़ैल बहू उसके लिए खाना बना देती है और कहती है, माँ जी, वो मेरे हाथ का खाना तो खा लेंगे ना? हाँ, तू कोशिश कर, वो खा लेगा। तभी मोहित आता है और टेबल पर बना खाना देखकर कहता है, अरे भला ये खाना इतना सारा कैसे बन गया? मैंने तो बनाया भी नहीं है। मैंने आपके लिए खाना पहले ही बना दिया। ये आवाज सुनकर वो शिप्रा को ढूंढता है तो उसे चुड़ैल के रूप में शिप्रा दिख जाती है। तो वो कहता है, शिप्रा, शिप्रा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ शिप्रा, कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? और तुम वापस आ गई मेरे पास। हाँ, ऐसा आप कह सकती हैं, पर चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं आपके पास ही हूँ। आपको पता है, मुझे माँ जी दिखाई देती है। आप उन्हें सच्चे मन से याद करो तो शायद वो आपको भी दिखे। सच में? इसका मतलब मैं यही है। एक मिनट, तुम्हें माँ देख रही है, इसका मतलब तुम माँ को सच्चे मन से याद करती थी। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारी और माँ की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये अजूबा कैसे हो गया? तभी शिप्रा चुड़ैल अपने पति के पेट में कोहनी मारती है और कहती है, लगता है तुम्हारी जुबान ज्यादा ही चल रही है। ये मत भूलो कि मैं अभी भी तुम्हारे पास ही हूँ। मेरे बेटे ने बात तो बिल्कुल सही कही है। इसका मतलब बहू, तुम मुझसे भी प्यार करती है। हाय मेरी लाडो रानी चुड़ैल बहू। बस बस माँ जी, मक्खन मत लगाइए। आप देहाती हो, आपके पास से गोबर की बदबू आती है। अच्छा, मेरे पास से गोबर की बदबू आती है तो तू कौन सी इस जीन्स पैंट में अच्छी लग रही है? जा जाकर साड़ी पहन कर आ। ये मत भूल कि मैं अभी भी तेरी सास हूँ। शहर में क्या रहने लग गई है, गाँव के तौर तरीके ही भूल गई। चुपचाप साड़ी पहन। नहीं माँ जी, मुझे कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहननी है। मेरा जो मन करेगा वो पहनूंगी। गाउन पहनूंगी, वन पीस पहनूंगी, शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी। चुड़ैल हूँ तो क्या, अपने शहर का तौर तरीका थोड़ी ना बोलूंगी। ओहो, आप दोनों कभी नहीं सुधर सकती। मरने से पहले भी दोनों ऐसे ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ती थी और आज भी आप दोनों का वही हाल है और बीच में मैं फंस जाता हूँ। तुम तो चुप ही रहो मोहित। भगवान, ये मेरी जिंदगी में पहले भी तांडव करती थी और चुड़ैल बनने के बाद भी दोनों तांडव करेंगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुकिए, मैं आपके लिए सैंडविच बना देती हूँ टिफिन में। मेरा बेटा ये नहीं खाएगा। मेरे बेटे को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। बना दो ना बेटा, तेरे लिए बनवा दूं?
तू भूल गई क्या वो देसी है? पर माँ जी वो शहर में रहते हैं, उन्हें शहर की चीजें खाने दीजिए, उसमें बहुत घी होता है। मोहित आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा तू मेरे साथ चल। दोनों चुड़ैल सास बहू मोहित का हाथ खींचते, एक अपनी तरफ खींचती है, दूसरी अपनी तरफ खींचती है। बीच में मोहित फंस जाता है और दोनों लड़ती हैं। अजी आप मेरे साथ चलिए ना। नहीं मेरे साथ चल बेटा, मैं तुझे लिट्टी चोखा बनाकर खिलाऊंगी। हे भगवान बचा लो मुझे, इन दोनों चुड़ैल सास बहू के चक्कर में मैं 2 टुकड़े में ना हो जाऊं। दोनों अभी भी मोहित को खींचे जा रहे थे। आखिर दोनों में से किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? क्या मोहित अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाएगा या शिप्रा के हाथ का? ये जानने के लिए आप अगले भाग का इंतजार करें। आरती देर सांझ अपनी दुधमुही बेटी बेला के साथ बाजार में बढ़ रही थी। तभी उसकी टक्कर बड़ी गाड़ी से बाहर निकल रही एक रईस औरत से होती है। ओफो, इतनी तेज तर्रार टक्कर मार दी, मेरी महंगी साड़ी की जात बिगाड़ दी, ब्लडी फूल। जैसे ही आभा नजरें ऊंची करती है, वह बड़ी आंखें करके बाहें फैलाते हुए बोलती है, आरती सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें। आप भी स्तब्ध रह गए ना कि आखिर अचानक आभा के स्वर कैसे बदल बैठे। दरअसल आरती और आभा सालों पुरानी सखी हैं, मगर रुतबे में दोनों के बीच अमीर गरीबी की गहरी खाई खड़ी है। अरे ये क्या हालात बना रखे हैं तूने? मेरी छोड़, तू अपनी बता। सब कुछ मजे में है। ये मेरे पति हैं आरव, शहर के सफल बड़े बिजनेसमैन हैं। बधाई हो आभा, तेरी किस्मत तो बुलंदियों पर है। वैसे तेरे पति भी कुछ कम थोड़ी होंगे, आखिरकार हमारे कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट थी तू। नहीं आभा, मेरे पति कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं, उनकी बतौर एक बनिए की दुकान है। ये मेरी बेटी है बेला। तुमने अब तक बच्चा नहीं किया? हाल ही में मैं माँ बनी हूँ। बारबी नाम है मेरी बेटी का। वैसे मेरा घर पास में ही है, यही पॉश रेजिडेंसी में। तुम कहाँ रहती हो? पॉश रेजिडेंस के पीछे एक पुरानी बस्ती है, बस वहीं। ये सुनकर आभा आरती की गरीबी की हंसी बनाने के साथ अपनी अमीरी का बखान करते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, तुम यहाँ रहती हो? कितनी बिच्छम बिच्छी बस्ती है। आरती, वो पिछड़ी पुरानी बस्ती तुम्हारी बेटी के लिए अनहाइजीनिक एरिया है। इससे पहले कि वो बस्ती तुम्हारी बेटी के लिए बला बन जाए, वहाँ से निकल जाओ। आभा, मेरे पति जीजाजी के जैसे बड़े बिजनेसमैन नहीं। और रही बात मेरी बेटी की, तो जब एक औरत बतौर एक बच्चे की माँ बनती है तो लालन पालन भी भली भांति सीख जाती है। मैं चलती हूँ। आरती के जाते ही आभा बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर कार में सवार होकर बोलती है, तेवर तो ऐसे दिखा रही थी जैसे इसका पति बड़े बिजनेसमैन का डील डन करके लौट रहा हो। एक बनिए की बीवी होकर इतना बन रही थी। कुछ भी कहो आभा, तुम्हारी सहेली की सोच सराहनीय थी। देखा तुमने कैसे अपनी बेटी को सीने से सटाई हुई थी। क्षण भर भी अपनी बच्ची को दूर नहीं किया इसने। तुम कहना क्या चाहते हो आरव? मैं अपनी बेटी के लिए जिम्मेदार माँ नहीं बन सकी? आभा के पूछने पर आरव चुप्पी साधने में ही सहमति समझता है। आरती अपनी बच्ची के साथ पैदल पड़ाव पार करके बस्ती के दरवाजे से दस्तक देती है। कमरे के दोनों दीवारों की छोर से एक पुरानी साड़ी का झूला बंधा होता है। आरती अपनी बेटी को झूले में सुलाकर बोलती है, मेरी प्यारी सी बिटिया, तुम इस झूले में खेलो, मैं तुम्हारे बाबूजी के लिए खाना पका लूं। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आरती आंच बुझाकर फौरन अपनी बेटी को पुचकारते हुए सीने से सटाती है। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी? ऐसे बिलक बिलक कर क्यों रो रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है। आरती बेला को अपना दूध पिलाकर उसे सहलाते हुए थपकियां देकर सुला देती है। ये तो रही गरीब माँ की बच्ची की परवरिश। आइए एक नजर अमीर माँ की परवरिश पर प्रतिबिंबित करते हैं। आभा बाजार से आकर सोफे पर पसर जाती है कि आरव बोलता है, आभा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमारी बेटी बारबी कब से रोई जा रही है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। कैसी माँ हो तुम? प्लीज आरव, भाषण झाड़ना बंद करो। एक तो बारबी की बिलखने की आवाज मुझे इरिटेट कर रही है। शारदा, अरे ओ शारदा। जी मैम साहब, बुलाया आपने? बारबी को भूख लग रही है, इसे यहाँ से लेकर जाओ, मिल्क बनाकर पिला दो इसे। आभा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बारबी बच्ची है, वो महज 2 माह की है और तुम उसे पाउडर का दूध पिलाने को बोल रही हो? जानती नहीं डॉक्टर सख्त एडवाइस देते हैं कि 6 माह तक बच्चे को माँ का स्तनपान कराना चाहिए। व्हाट रबिश, डॉक्टर तो कुछ भी बकते हैं।
बारबी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी बॉडी मेजरमेंट है। एक और अमीर आभा के लिए उसकी बेटी सिर्फ एक बला थी, वहीं गरीब आरती के लिए उसकी दुनिया उसकी बेटी में ही सिमटी हुई थी। फिर एक रोज बाजार में। आभा, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। मगर तुम्हारी बेटी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे आरती, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी बेवकूफ माँ नहीं जो अपनी छोटी सी बच्ची को इस गंदे गलीज बाजार में लाऊं। आभा, शायद तुम्हें शब्दों की समझ नहीं। अच्छा, जरा बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी के कपड़ों के नाप नक्श का पता है? आरती के सवाल सुनकर आभा के चेहरे पर शिकंजा आ जाता है। क्या हुआ आभा? शायद तुम माँ बनने की पीड़ा को भूल गई, मगर मुझे बताओ वो पीड़ा याद है जब 9 महीने तकलीफ के डगर को तय करके मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। मेरी सोच से तुम्हारी बच्ची को इस शॉपिंग से बढ़कर तुम्हारी साए की सख्त जरूरत है। बेजुबान बच्चों के लिए उनकी दुनिया माँ के साए में ही सिमटी होती है, समझी? ये बोलकर आरती आगे बढ़ जाती है और आभा पांव पटकते हुए बोलती है, करीब कवार कहेगी। माँ की ममता का ज्ञान तो कोई इससे सीखे, तभी तो बच्चे के बीच उलझकर अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया है इसने। समय गुजरता जाता है। आभा अक्सर अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों के साथ सैर सपाटे में मशरूफ रहती। वहीं दूसरी ओर आरती की सुबह बेला के साथ शुरू होती और उसके सोने के साथ खत्म होती। बेला के एक बिलखने पर उसकी आंख खुल जाती, मगर आभा को अंदाजा ना था कि आगे क्या होने वाला था। शारदा, मैं अपनी सहेलियों की पार्टी में जा रही हूँ, बारबी को सुला देना। मेम साहब, बारबी की सेहत कुछ सही नहीं, इस घड़ी उसे आपके साथ और आपके साए की जरूरत है। बंद करो ये बकैती, इस मौके पर मैं पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती। खास पार्टी के लिए मैंने ये महंगा पहनावा पहना है। मैंने तुम्हें बाई बनाकर बकबक के लिए नहीं रखा, बारबी के लिए रखा है। आभा शारदा को जड़ पकड़ चल देती है। तभी देर रात आरव घर में दस्तक देता है। साहब, बारबी बिटिया की तबीयत बिगड़ रही है। मेम साहब अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में गई हैं, फोन भी नहीं उठा रही। रात के 2 बज रहे हैं, इस घड़ी कोई क्लिनिक भी खुला नहीं होगा। अस्पताल भी कोसों दूरी पर है। डॉक्टर को फोन तो कर दिया है, मगर उन्हें आने में समय लगेगा। आप बारबी का ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। आरव रोते बिलखते हुए बस्ती आकर आरती को पुकारता है। आरती अपनी बच्ची को गोद में लिए गेट खोलती है। आप यहाँ? आरती जी, मेरे साथ चलिए। आरती आरव के घर आती है। बारबी तो तेज बुखार से तप रही है, ये भूख से बिलख भी रही है। आरती बिना वक्त गवाए बारबी को अपना दूध पिलाती है। तभी आभा वहाँ आकर बिगड़ते हुए बोलती है, करीब कवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को अपना गंदा दूध पिलाने की? एकाएक डॉक्टर वहाँ दस्तक देते हैं और जांच पड़ताल करके कहते हैं, मिसेज आभा, अभी कुछ देर पहले आपने जिससे बुरा बर्ताव किया उसकी वजह से ही आपकी बच्ची का बचा हुआ है। डॉक्टर, ये गरीब मेरे बच्चे को क्या बचाएगी जो खुद गरीबी के गड्ढे में गिरी हुई है? मैंने आपको पहले भी चेताया था कि बारबी को सिर्फ स्तनपान कराना, मगर अमीरी का फायदा उठाकर आपने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी बाई को सौंप दी। मगर आप भूल गईं कि बाई सिर्फ बच्चे का पालन पोषण करेगी। माँ का दूध बच्चे के लिए सुनहरा आहार है। आरती के दूध से ही बारबी का बचा हुआ है, क्योंकि माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आरती के स्तनपान से बारबी की सेहत पर सुनहरा असर हुआ है। ये सुनकर आभा का सर शर्म से झुक जाता है। आरती, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं अपनी अमीरी के बलबूते से अपनी बेटी को शानो शौकत से पालूंगी, मगर तुमने मुझे दूध का कर्जदार बना दिया। सही मायने में तुम मुझसे सैकड़ों गुना अमीर माँ हो। वो घटना आभा के लिए एक सुनहरा सबक बन जाता है। आज आभा आरती की नाई बतौर एक जिम्मेदार माँ बनकर अपनी बेटी की भली भांति जिम्मेदारी संभाल रही है। रात के 10 बजने पर भी स्टेशन की पटरियों पर सैकड़ों ट्रेनों का आना जाना लगा हुआ था। स्टेशन पर टंगी घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंचती है, एक भयानक सी चुड़ैल सिर पर कच्चे आमों से लदी हुई टोकरी धरे प्रकट होती है और आवाज लगाकर कहती है, कच्चे कच्चे आम ले लो, ताजा ताजा खट्टा आम ले लो, सस्ता सस्ता आम ले लो। चुड़ैल आवाज लगाती है, पर स्टेशन एकदम सुनसान और वीरान होने की वजह से वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर चुड़ैल कहती है, लगता है आज मुझे आने में जरा देर हो गई। अभी तक एक भी कच्चे आमों की बिक्री नहीं हुई। ये कहकर कच्चे आम वाली चुड़ैल अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाने लगती है।
तभी स्टेशन की पटरी पर एक ट्रेन आकर रुकती है और चुड़ैल फिर से आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चे कच्चे आम खा लो, ताजा हरा आम खा लो, रसीले खट्टे कच्चे आम खा लो। कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैल की आवाज ट्रेन में बैठी दो सहेलियों के कानों में पड़ती है और वो कहती है, अरे ये कच्चा आम कौन बेच रहा है? अरे खिड़की का शीशा खोल कर रखेगी तो दिखेगा ना। वो जैसे ही ट्रेन की खिड़की को खोलती हैं, तभी एक औरत के सिर पर कच्चे आमों से लदी टोकरी को देखकर कहती है, अरे निशा देख, कच्चे आम देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी ट्रेन खुलने में वक्त है। निशा ट्रेन से नीचे उतर जाती है कि तभी चुड़ैल तेजी में पैर बढ़ाते हुए चल पड़ती है और निशा आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ कच्चे आम वाली आंटी, रुको, मुझे कच्चे आम खरीदने हैं। कच्चा आम ले लो, खट्टा खट्टा आम ले लो। अरे ये कच्चे आम बेचने वाली औरत बहरी है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, फिर भी भागी जा रही है। निशा को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी ट्रेन चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन पटरी से ओझल होती है, तभी कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल पीछे पलट जाती है और निशा कहती है, ओह माय गॉड, तुम एक चुड़ैल हो। हेल्प हेल्प मी। तुम्हारे चीखने और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। तुम कच्चा मांग रही थी ना, लो खाओ। चुड़ैल उसे बहुत सताती है और बेरहमी से मारकर रात भर स्टेशन पर कच्चा आम बेचती है और उस बीच जो कोई भी उस चुड़ैल के शिकंजे में आता वो उनको मौत के घाट उतार देती और सुबह होते ही इंसानी औरत में बदलकर गांव-गांव जाकर कच्चे आमों की बिक्री किया करती और शाम होने के साथ वो कच्चे आमों की भरी हुई टोकरी उठाकर स्टेशन की ओर भागती है, जहां वो देखती है कि एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ स्टेशन की बेंच पर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर शातिर चुड़ैल मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, वाह क्या बात है, एक साथ दो शिकार। इतना कहकर कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चा आम ले लो, खट्टा मीठा आम खा लो, आओ और ले जाओ ताजा हरा कच्चा आम। अजय वो देखिए, वो औरत कच्चा आम बेच रही है, जाइए जाकर मेरे लिए लेकर आइए ना। अरे वो कच्चे आमों वाली औरत उतनी दूर है, ट्रेन किसी भी पल आती ही होगी। बात को मत टालिए, मेरे लिए ना सही तो होने वाले मुन्ना या मुनिया के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। जाइए ना, मेरा जी मिचला रहा है, कैरिया खाने का बड़ा मन कर रहा है, ले आइए ना। ठीक है, जाता हूँ। सुजीत जल्दबाजी में पैर बढ़ाकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे ओ कच्चे आम बेचने वाली औरत, कैसे दे रही हो ये कच्चे आम? चुड़ैल फटाफट से पीछे पलट जाती है और उसका रूप देखकर सुजीत डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और कहता है, अरे अम्मा मर गया रे, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ, ये आम बेचने वाली कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। चुड़ैल उसे मौत के घाट उतारकर वहां से गायब होकर अगले ही पल उसकी पत्नी रेखा के पास आकर रुक जाती है और कहती है, तुम्हें कच्चा आम खाने का मन कर रहा था ना, ये लो, मैं खुद चलकर तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। कहो, कच्चे आम पर नमक मिर्च लगा कर दूं या फिर सादा? अरे चुड़ैल, एक तो तूने मेरे पति को मार दिया और फिर अब मुझे भी डरा रही हो। मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा, पर उससे पहले आमों का स्वाद चख लो। चुड़ैल जैसे ही कच्चे आम को काटती है, वो आम साधारण की जगह खूनी आमों जैसे लाल रंग के हो जाते हैं और चुड़ैल कहती है, ये साधारण कच्चे आमों की तुलना में बहुत असरदार है, इसे खाकर तुम्हारा कच्चा मन इन खट्टी कैरियों से एकदम मस्त हो जाएगा, खाओ। चुड़ैल रेखा को जबरदस्ती कच्चे आमों को खिलाती है और उसे खाते ही रेखा खून की उल्टियां करते हुए दम तोड़ देती है और चुड़ैल हंसते हुए कहती है, बेचारी कच्चे आमों को खाकर अपनी मौत के द्वारा उसका दाम चुका बैठी। दोनों को मौत के घाट उतारकर आतंकी चुड़ैल कच्चे आमों की टोकरी को फिर से सिर पर धरकर आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चा है आम मेरा, कच्चा बादाम दे दो, तुम दाम खा लो, कच्चा खट्टा आम। कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल रात भर स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर चक्कर काटती है और जैसे ही सुबह के 3 बजते हैं, चुड़ैल कहती है, हो
थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा। जल्दी से मुझे अपने उल्टे पैरों से भागना होगा। चुड़ैल स्टेशन से भागकर एक सुनसान सड़क किनारे चलने लगती है। तभी एक व्यक्ति शॉल ओढ़े उसकी तरफ तेजी से आ रहा था, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह, शिकार! वो भी सामने से चलकर मेरी तरफ आ रहा है। अभी पकड़ती हूँ। कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैल जैसे ही उस इंसान को छूती है तो उसे जोरदार झटका लगता है और व्यक्ति जैसे ही शॉल हटाता है उसके गले में रुद्राक्ष की माला और गेरुआ वस्त्र पहने देख चुड़ैल समझ जाती है और बाबा कहते हैं, क्या हुआ? मुझे स्पर्श करते ही झन्ना उठी? मैं कितने वक्त से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पर तुम्हारी किस्मत साथ देती है जो तुम बच निकलती हो, पर आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा। ए बाबा, तू मुझे चेतावनी दे रहा है? चुड़ैल हूँ मैं। एक ही झटके में 440 वोल्ट का करंट निकलता है मुझसे। बता, क्या तू हर रात स्टेशन के लोगों को मारती है? तो मेरे मामले में मत पड़, वरना। ढीठ चुड़ैल को जिद पर अड़ा देखकर बाबा शक्तिशाली मंत्र जपने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, ए मैंगो के टिंगू बाबा, बस कर, मैं तुझे सब बताती हूँ। रीना नाम की एक औरत अपने पति हरीश के साथ स्वरूपगढ़ गांव में रहती थी। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक आम का घना सा पेड़ था, जो बाकी पेड़ों की तुलना में खूब फल देता था। उसका पति काफी बीमार था। घर का खर्च और पति के इलाज की दवाइयों के लिए वो स्टेशन पर अपने पेड़ों से आमों को तोड़कर कच्चा आम बेचती थी। आज भी वो जाते हुए कहती है, सुनो जी, मैं स्टेशन जा रही हूँ आमों को बेचने। धिक्कार है मेरे जीने पर, जो मेरे रहते हुए तुम घर बार चला रही हो। अरे आप बीमार हैं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। रीना कच्चे आमों की टोकरी उठाकर स्टेशन आकर आवाज लगाती है, पर बिक्री न होने के कारण वो कहती है, जाने किसका मुंह देखकर आई थी जो आज जरा भी कच्चे आमों की बिक्री नहीं हुई। तभी आमों को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भाड़ लग जाती है और आमों को बेचने में उसे रात हो जाती है। फिर वो कहती है, देर से ही सही, आज अच्छी बिक्री हुई है, अब मुझे घर जाना होगा। ये कहकर वो घर चल पड़ती है। तभी रास्ते में एक छपरी गुंडा उसके पैसे छीनकर कहता है, जान प्यारी है तो इन पैसों को छोड़ दे, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तू नहीं मानेगी, मर फिर। गुंडा गुस्से में उसे चाकू मार देता है और वो वहीं मर जाती है। और फिर मैं चुड़ैल बन गई। वो होनी थी, पर मेरी क्या गलती थी? उन लोगों की भी कोई गलती नहीं जिन्हें तू मारती है। अब तुझे जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, सबको मार दूंगी। बाबा उसे बहुत समझाते हैं, पर चुड़ैल के ना मानने पर वो उसे अपने मंत्रों से बांध देते हैं और उसके कच्चे आमों की टोकरी के साथ उसे जलाकर राख कर देते हैं और चुड़ैल गायब हो जाती है।